नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे गणित की शिक्षण विधियों यानी कि मैथ्स टीचिंग मेथड्स या यूँ कहूँ मैथ्स पेडागोजी के रीट सीटेट यूपीटेट एग्ज़ाम के लिए 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 15th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 1 है, गणित शिक्षण की किस विधि में हम प्रायः सूत्र व नियमों की सहायता लेते हैं। गणित शिक्षण की किस विधि में हम प्राय क्या करते हैं, सूत्र और जो नियम है मित्रों, है ना, इनकी सहायता लेते हैं। यानी कि किस विधि में सूत्र व नियमों का प्रयोग करते हैं, ये कहा गया। ठीक है। अनुसंधान विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। देखिए मित्रों, इससे जो पिछला गणित का वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, अभी 4-5 दिन पहले जो बना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक दिन एक ही डालते हैं वीडियो बना के। तो देखिए, गणित शिक्षण का पिछला वीडियो, उसमें मैंने ये प्रश्न डाला गया था कि गणित की वह कौन सी विधि है मित्रों जिसमें सूत्र या नियम की रचना की जाती है, यानी सूत्र या नियम की रचना की जाती है। तो वो तो होता है मित्रों आगमन विधि में। ठीक है। कैसे कि आगमन में क्या दे रखे होते हैं, उदाहरण दे रखे होते हैं, फिर उदाहरण से चलते क्या बनाए जाते हैं, उदाहरण से चल के नियम बनाए जाते हैं मित्रों। यानी कि नियम बनाए जाते हैं, तो नियम या सूत्र की रचना वो तो आगमन विधि से हो जाएगी। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे काफ़ी जनों ने वहाँ पे गलत उत्तर दिया था। ठीक है। सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं, सूत्र व नियमों का प्रयोग करते हैं। तो सूत्र व नियमों का प्रयोग करते हैं, फिर उनसे क्या बनाए जाते हैं मित्रों, उदाहरण। यानी नियम से उदाहरण हो रहा है। और ये किस विधि का गुण है मित्रों, निगमन विधि का गुण है ना। अनुसंधान विधि तो खोज विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि, है ना, जो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने दी थी। बालक ज्ञान की खोज करता है। ठीक है। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है, विस्तार किए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं। आगमन विधि, आगमन विधि में तो नियम की रचना होगी, जबकि निगमन विधि में सूत्र व नियमों का प्रयोग किया जाता है, सहायता लेते हैं। आगमन विधि में उदाहरणों का सहारा लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या जो 1 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही है। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि वे। देखिए, गणितीय जो निष्कर्ष होते हैं, गणित में जो निष्कर्ष होते हैं यानी कि जो परिणाम होते हैं, गणित में जो निष्कर्ष या परिणाम होते हैं वे क्या होते हैं मित्रों, सर्वमान्य होते हैं। यानी कि सर्वमान्य या यूँ कहूँ मैं सार्वभौमिक होते हैं, है ना। सार्वभौमिक सभी जगह चलते हैं, या सर्वमान्य सब जगह वो क्या है, मान्य होते हैं नियम, है ना। तो होते तो क्यों होते हैं, उसका क्या कारण है, क्योंकि वे क्या होते हैं, जटिल होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं। विकल्प एक में तो दोनों या कोई नहीं, तो कोई नहीं को तो हटा दो। अब 3 विकल्प बचे और इसमें से ज़्यादातर जो 60% बच्चे क्या करेंगे, विकल्प 3 को चुनेंगे कि हाँ ऐसा अगर प्रश्न आए तो एक व दो दोनों हो जाएंगे। एक व दो दोनों नहीं हो जाएगी। देखिए, गणित के परिणाम है वो जटिल होते हैं, जटिल होते हैं, लेकिन किन के लिए, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो कहते हैं कि भाई गणित जटिल विषय है ना, तो जटिल होते हैं। चलो मान लिया कि गणितीय निष्कर्ष जटिल होते हैं, अमूर्त होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जटिल होने के कारण वो सभी जगह मान्य होते हैं, तो ये कारण नहीं है मित्रों। तो विकल्प 3 भी हट जाएगा, विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। यानी कि वो तर्क पर आधारित होते हैं मित्रों। क्या, तर्क पर आधारित होते हैं। गणित जो भी निष्कर्ष है उनका क्या है, उनके जैसे वो एक समस्या के रूप में आते हैं, तो उनका समाधान जो किया जाता है मित्रों वो तर्क के माध्यम से, यानी कि कार्य कारण संबंध की व्याख्या होती है कि हर कार्य का कारण होता है, तो हर जो निष्कर्ष या परिणाम आता है वो यहाँ पे गणित में तर्क पे आधारित होता है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 2 है दोस्तों, वह विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। बहुत अच्छे प्रश्न है मित्रों, ये मैं नहीं आप खुद कहोगे। प्रश्न संख्या 3 है, गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने का उत्तम तरीका कौन सा। अच्छा प्रश्न है एक और, कि गणित में छात्रों की रुचि पैदा अगर करनी है तो उसका उत्तम तरीका क्या है। तो देखिए, कमज़ोर छात्र है तो अतिरिक्त कक्षाओं की नहीं, अतिरिक्त कक्षाओं की बात करूं, एक होता है मित्रों संवर्धन, उसकी बात करूं तो ये किन के लिए होता है, अतिरिक्त कक्षाएं हुई, संवर्धन हुआ, ये होता है मित्रों प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, है ना। प्रतिभाशाली जो छात्र है उनके लिए होता है ये व्यवस्था। ठीक है। कमज़ोर तो पहले से ही गणित पढ़ के परेशान है, तो उनके लिए अतिरिक्त कक्षाओं का कोई मतलब ही नहीं है ना, समय व्यय हो रहा है। छात्रों की रुचि, उन कमज़ोर छात्रों की रुचि इससे पैदा नहीं होगी। विद्यालय में गणित की पुस्तकें खरीद कर लाना, तो गणित की पुस्तकें तो पहले से ही चल रही है ना, गणित की पुस्तकें तो चल रही है, तो कोई कारण ही नहीं है। गणित में अधिकाधिक गृह कार्य देना या फिर खेल विधि से शिक्षण करवाना, तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों खेल विधि से शिक्षण करवाना।
कि गणित में अधिकाधिक गृह कार्य दोगे तो गृह कार्य देने से छात्रों की रुचि पैदा थोड़ी ना होती, और वो भी अधिक से अधिक दे दोगे तो छात्र इससे तो क्या हो गया, उनके लिए बोझ हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी ना। खेल विधि से देखिए, जब भी मैंने बता दिया पहले भी, रुचि नाम आ जाए, चाहे कोई गणित आए, चाहे हिंदी आए, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक कोई भी आए, है ना, छात्रों की रुचि किसी भी विषय में पैदा करनी है तो उसके भाई साहब एक ही ट्रिक है कि या तो खेल विधि से करवाओ, है ना, या फिर यानी खेल खेल में सिखाओ, या फिर मनोरंजन विधि से करवाओ, यानी कि अंत्याक्षरी, पहेली, कविताओं के माध्यम से, है ना। हाँ, कविताएं बिल्कुल गणित में भी चलती है मित्रों। तो प्रश्न संख्या 3 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है मित्रों, हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय सर्वप्रथम देने वाला कौन था। देखिए दोस्तों, ये भी गणित की है ना, हासिल का हम बोलते हैं ना, जैसे हासिल का, या फिर यूं कहूँ हाथ का लगा, हासिल का लगा, या फिर उसे कहते हैं हाथ का लगा। अब आप जानते हो, है ना, जैसे कि ये है मित्रों, है ना, अब 6 और 6 12 के 2, फिर ये क्या है मित्रों, एक ऊपर लगता है वो, ये हासिल का लगा है। इसी को क्या बोलते हैं मित्रों, इसको हासिल का लगा या हाथ का लगा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अवधारणा, ये संप्रत्यय, ये नियम सबसे पहले गणित में किसने दिया, श्रीधर ने, आर्यभट्ट जी ने, भास्कर ने, या कोई नहीं। तो मित्रों, हासिल का या हाथ का लगा ये देन थी गणित में श्रीधर महोदय की, ठीक है। श्रीधर जी ने हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय सर्वप्रथम गणित में दिया था। आर्यभट्ट तो जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था मित्रों, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो मित्रों 4 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए मित्रों, कक्षा 1 और 2 के छात्रों हेतु गणित शिक्षण एवं अधिगम के लिए कौन सा कथन सही है। कक्षा 1 और 2 के जो छात्र हैं मित्रों, उनके लिए एक तो गणित शिक्षण करवाना है, और गणित सिखाना है ना, अधिगम करवाना है, और गणित का शिक्षण चल रहा है। तो इसके लिए कौन सा कथन सही है, कक्षा 1 और 2 के छात्र है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आप उलझ जाओगे इसमें ना। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। 1 और 2 में भी तो गणित गिनती चलती है, वहाँ से शुरुआत होती है ना। तो विकल्प 1 को हटा दो बिल्कुल। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर दिए जाने चाहिए, हो सकता है। गणित विषय को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला के साथ जोड़कर सिखाया जाए, या फिर कक्षा 1 और 2 में गणित के केवल मुख्य, ये सॉरी देखिए, जो गणित के केवल मुख्य नहीं है, ये है मित्रों मौखिक। क्या है, मौखिक। तो कक्षा 1 और 2 में गणित के केवल मौखिक प्रश्नों को ही कराया जाना चाहिए, ये लाइन लिखी हुई है विकल्प 4 में, ठीक है। तो मित्रों देखिए, विकल्प नंबर 1 हट गया। दूसरा, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर देना चाहिए। तो कक्षा 1 और 2 वाले को अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि बहुत अधिक अवसर 1 और 2 में तो छोटे बच्चों के लिए, वो तो जानते ही नहीं है ना, अवसरों का उनके लिए फायदा नहीं है। कक्षा 1 और 2 में गणित के केवल मौखिक प्रश्न, तो केवल मौखिक प्रश्न देखिए, 1 और 2 क्या है कि निम्न स्तर की कक्षा है, ठीक है, छोटे बच्चे, यानी कहने का मतलब है कि उनमें जो मैं कहूँ समझ, या मैं कह दूँ जिसे संप्रत्यय है ना, समझ या एक चीज़ होती है, संप्रत्यय को ही समझ कहा जाता है। यानी कि समझ या संप्रत्यय उनके मस्तिष्क में इस समय विकसित नहीं हो रखी होती है जब वो पहली व दूसरे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब ये विकसित नहीं है तो केवल मौखिक उनसे पूछेंगे, है ना, कि मौखिक ऐसे मुंह से बोल के पूछेंगे, वो वापस मौखिक में जवाब देंगे। तो ये किन के लिए चलता है, ये 6 से 8 वालों के चलता है। जैसे 6 से 8 वालों को पूछ लिया, बता त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएगा, बता वर्ग का परिमाप बता देगा, है ना, बता समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता देगा, है ना, पूछेगा आयत में आयत का परिमाप बता, आयत का क्षेत्रफल बता, तो वो बता देगा। क्यों, ये मौखिक कार्य है, केवल मौखिक कार्य। ये भाई साहब 6 से 8 में चलता, तो ये विकल्प बैठ जाएगा। विकल्प 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि जैसे गणित विषय उसको अन्य विषय जैसे भाषा या कला, अब जैसे वो जो भाषा बोलते हैं मातृभाषा, उसमें गणित का प्रयोग करो, ठीक है। इसके अलावा जो वो सोचते हैं, यानी एनसीएफ 2005 ने कहा कि गणित का चिंतनीकरण कर दो। एक डेविड व्हीलर हुआ, डेविड व्हीलर गणितज्ञ हुआ, उसने भी यही तो कहा था कि गणित को अधिक जानने की अपेक्षा ठीक है कि उसका गणितीकरण कर दिया जाए। बच्चे जो सोचते, दैनिक जीवन में व्यवहार करते हैं, उससे संबंधित कर दो गणित को, यानी कि उस चीज़ की कला के साथ जोड़ दो, उसके साथ समाकलन कर दो। ये इसका सही उत्तर हो जाता है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 5 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के लिए।
प्रश्न संख्या 6 है, गणित शिक्षण में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित शिक्षण में जो नैदानिक निदानात्मक परीक्षण है इसका क्या उद्देश्य है? सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना नहीं, ये नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य नहीं है। प्रगति पत्रक को भरना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, है ना, तो ये चीज़ें कब होती है मित्रों? ये होती है उपचार होने के बाद, उपचारात्मक शिक्षण के बाद होती है। ठीक है, उपचार के बाद। उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा यानी सुधार हुआ है तो प्रगति पत्र को भरेंगे, वहाँ पे अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देंगे ना, तो ये विकल्प हट गए। विकल्प 2 है, इसका सही उत्तर हो जाता है मित्रों कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। रिक्तियाँ क्या होती है? कमियाँ। रिक्ति मतलब खाली, रिक्त स्थान नहीं बोलते हैं, कमियों या कह दूँ त्रुटियों या कह दूँ समस्याओं, बाधाओं, उसको जानना, केवल जानना, है ना, ये आता है मित्रों नैदानिक परीक्षण में। फिर जानकर उसमें सुधार किया जाता है, वो आता है उपचार में। ठीक है मित्रों। दोस्तों विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 6 में। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कृष्णा द्वारा गणित की संकल्पना एवं सिद्धांतों को समझना किस शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है? बार बार बता रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, मैंने बता दिया है। शैक्षिक उद्देश्य किसी भी विषय में आ सकता है, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक, किसी में भी आ सकता है, मनोविज्ञान में ना, क्योंकि ये सभी में चलते हैं आपके शैक्षिक उद्देश्य। इंटर्नशिप के दौरान आपने सीख लिए। ठीक है, यही है जैसे कि ज्ञान, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति, अवबोधन, कौशल, ना ये। तो यहाँ क्या कर रहा है, कृष्ण नाम का लड़का है, वो क्या कर रहा है, गणित की संकल्पना और सिद्धांत को मित्रों समझ चुका है। तो ये किस शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता? अवबोधन, अभिवृत्ति, ज्ञान व अभिरुचि। अभिरुचि का तो रुचि से संबंधित है। ज्ञान में तो सामान्य जो विषय वस्तु होती है उसके सामान्य ज्ञान किया जाता है। ठीक है, अभिवृत्ति होती है सोच, नजरिया किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति, यानी ये याद रखना, अभिवृत्ति व्यक्ति के प्रति भी होती है, वस्तु के प्रति भी होती है और किसी स्थिति या परिस्थिति के प्रति भी होती है। और हमेशा ये क्या होती है मित्रों, अर्जित ही होती है ना, जन्मजात नहीं होती है। और इसके अलावा ये हमेशा परिवर्तनशील होती है, यानी कि ये बदलती रहती है। ठीक है, ये याद रखना अभिवृत्ति के बारे में, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में एक बार मैंने प्रश्न डाला था कि अभिवृत्ति की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिल रहा है आपको। इसका यहाँ पे हो जाता है मित्रों अवबोधन की। अवबोधन में क्या आता है, जैसे तुलना करना, समानता बताना, दो चीज़ों में अंतर करना, विभेदन करना, है ना, पहचान करना या वर्गीकरण करना, संधारण करना और समझना। ठीक है, ये अवबोधन शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है मित्रों। विकल्प 1 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 7 में। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं कि गणित में पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत। एक और अच्छा प्रश्न है मित्रों, गणित में जो पाठ्यक्रम निर्माण करना है तो उसका सिद्धांत कौन सा? मित्रों ये एचटेट लेवल 1 में प्रश्न आ रखा है एक बार। गणित में पाठ्यक्रम निर्माण करना तो उसका सिद्धांत कौन सा? नहीं, पाठ्यक्रम गणित में वही होना चाहिए जो बालक के जीवन की उपयोगिता और जीवन से संबंधित हो। बिल्कुल सही है ना, जिस पाठ्यक्रम का कुछ ना कुछ उपयोग में हो और जीवन से संबंधित हो तो ये सही है ना। क्रियाशीलता का हो मित्रों, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालक क्या करे, करके सीखे, है ना। पाठ्यक्रम में गतिविधियां होनी चाहिए ताकि बालक को करके सीखने का अवसर प्रदान हो। ठीक है, सार्थकता बिल्कुल सही है, जो भी पाठ्यक्रम हो सार्थक होना चाहिए, निरर्थक तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है मित्रों। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 में। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है देख लीजिए, इकाई उपागम किस शिक्षा विधि की देन है? अच्छा प्रश्न है, इकाई उपागम के बारे में पूछा, ये किस शिक्षा विधि की देन है? एलन की। तो DW जो एलन है मित्रों, उन्होंने तो माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण योजना बताई थी। ठीक है, गुड और कार्टर व स्पीति की भी नहीं है मित्रों, इकाई उपागम है मॉरिसन की। ठीक है, मॉरिसन ने मित्रों इकाई उपागम में, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि हिंदी शिक्षण विधियों का था ना, तो ये जो इकाई उपागम है वो गणित में भी चलता है, हिंदी शिक्षण में, है ना, साइकोलॉजी में, सभी में चलता है लगभग, है ना। तो मॉरिसन ने जो विधि दी, इकाई विधि, है ना। इकाई विधि क्या होती है कि जैसे एक पार्ट होता है तो उसके अलग अलग टुकड़े कर दिए, अलग अलग इकाइयाँ कर दी। ठीक है, ये होती है इकाइयाँ, जिसके लिए निश्चित कालांश भी, निश्चित कालांश होता है, निश्चित समय होता है ना, ये चीज़ होती है, वो इकाई उपागम होता है मित्रों। ठीक है, पाठ की इकाई टुकड़ों में बांट कर पढ़ाना।
अब मित्रों 1926 में मॉरिसन ने इस इकाई उपागम के 5 सोपान बताए थे। कितने सोपान? 5 सोपान। वो मैंने उस हिंदी शिक्षण वीडियो में भी ये प्रश्न डाला था उस वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने बताए थे वो 5 में से कौन सा एक नहीं है, 5 कौन कौन से है, और उन 5 की व्याख्या विश्लेषण पूरा समझाया था। तो आपको ज़रूर याद होगा है ना, क्योंकि 2-4 दिन पहले की बात है। तो आज का प्रश्न यही है कि कमेंट बॉक्स में वो 5 सोपानों के आपको नाम लिखना है मित्रों, ठीक है। यह आज का प्रश्न है। विकल्प 2 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 9 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, हिमानी समाज में आर्यभट्ट का योगदान जान रही है। यहाँ किस शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हो रही? फिर शैक्षिक उद्देश्य का प्रश्न आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, शैक्षिक उद्देश्य रट लेना, अच्छी तरह समझ लेना। हिमानी समाज में आर्यभट्ट का योगदान जान रही है। कर क्या रही है? समाज में आर्यभट्ट का योगदान जान रही है। कौन? हिमानी। समाज में आर्यभट्ट का योगदान जान रही है, बस इतना याद रखो। ये क्या है? समाज में आर्यभट्ट ने क्या क्या किया? आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था मित्रों, है ना। तो इस चीज को, योगदान को जान रही है। तो ये क्या है? अभिवृत्ति, अवबोध, अभिरुचि, ज्ञान। तो मित्रों क्या ये अवबोध है? अवबोध में तो मैंने बता दिया अभी पिछले प्रश्न में, ये अवबोध नहीं है और ज्ञान भी नहीं है मित्रों। जब वो योगदान जान रही है यानी कि उसकी जानने की इच्छा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वहाँ पे इसकी मित्रों अभिरुचि दर्शित हो रही है ना। अभिवर्ती तो हो रही है वैसे सोच, नज़रिया, दृष्टिकोण। तो मित्रों वैसे आपको मैं बता दूं यहाँ पे विकल्प 1 भी सही है ना। क्यों? क्योंकि देखिए समाज में आर्यभट्ट का ही योगदान जानना चाहती है और किसी का नहीं, ठीक है, वो जान रही है। तो इसका मतलब ये है मित्रों यहाँ पे कि जो आर्यभट्ट का योगदान है, अब देखिए आर्यभट्ट का योगदान जाने, इसका मतलब है कि हिमानी के जो मन मस्तिष्क में आर्यभट्ट के प्रति सम्मान है, यानी कि उसका जो नज़रिया है मित्रों, उसकी जो अभिवृत्ति है, उसकी जो सोच है, वो आर्यभट्ट के प्रति बिल्कुल सम्माननीय है ना। तो यहाँ पे अभिरुचि मित्रों ये विकल्प नहीं होगा सही, यहाँ पे ना अभिवृत्ति विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। यही इसका 100% राइट आंसर है। और अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें अगर लगता है विकल्प नंबर 3 सही है तो कैसे है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है मित्रों। बाकी मेरे अनुसार 100% विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 11वां, गणित मस्तिष्क को तीव्र व तीक्ष्ण बनाने में उसी प्रकार कार्य करता जैसे किसी औजार को पत्थर। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? परिभाषा जरूर प्रश्न आएगा गणित में कि गणित मस्तिष्क को तीव्र व तीक्ष्ण बनाने में उस प्रकार कार्य करता जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में पत्थर। औजार को तीव्र धार देता है ना पत्थर, उसी प्रकार मस्तिष्क को धार देता है गणित। ये परिभाषा बहुत ही अच्छी परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये किसने दी थी परिभाषा ना? लोक, हब्स, प्लेटो या बेंजामिन पियर्स ने। तो मित्रों ये परिभाषा दी थी हब्स ने, हब्स के द्वारा यह परिभाषा दी गई। हब्स नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा कि गणित मस्तिष्क को उसी प्रकार तीव्र या तीक्ष्ण बनाता है जिस प्रकार किसी औजार को पत्र। लोक ने क्या कहा कि गणित ऐसा विज्ञान विषय, ऐसा विज्ञान है या ऐसा विषय जो बालकों के मन या मस्तिष्क में, मन या मस्तिष्क में क्या करता है? तर्क करने की आदत स्थापित कर देता है, ये लोक ने कहा था, ठीक है। प्लेटो ने कहा कि जो गणित को नहीं जानते, जो गणित को बिल्कुल नहीं जानते, इन्होंने एक पाठशाला खोली थी, वो मेरी पाठशाला में बालक मत आना जो गणित को नहीं जानते, वहाँ पे ना इन्होंने पट्टी टंगवा दी, ठीक है। बेंजामिन पियर्स ने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्या मित्रों? जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ऐसा गणित विज्ञान है मित्रों। अच्छा प्रश्न है, विकल्प 2 सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 11वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है? मित्रों निगमन विधि से संबंधित कौन सा नहीं है यह पूछा, तो देखिए निगमन विधि क्या होती है? नियम से उदाहरण की ओर चले, बिल्कुल आ रखा है नियम से उदाहरण, पहले नियम दे रखे हैं उसकी सहायता से उदाहरण है ना। पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक विधि है मित्रों और अपर प्राइमरी स्टेज पे काम आने वाली विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष से प्रमाण, नियम से उदाहरण बिल्कुल सही चलते हैं। सामान्य से विशिष्ट सही है, नियम सामान्य होते हैं और उदाहरण विशिष्ट होते हैं, तो ये बीच में शिक्षण सूत्र होता है, ठीक है। और इसके जो उल्टे रहेंगे वो बिल्कुल क्या रहेंगे? आगमन करेंगे, ठीक है। और सूक्ष्म से स्थूल, तो ये भी क्या है? ये भी निगमन विधि का, ये सूक्ष्म से स्थूल ना, स्थूल से सूक्ष्म वो आगमन में आएगा। लेकिन प्रत्यक्ष से प्रमाण इसका नहीं है मित्रों, ये आगमन विधि का है कि पहले प्रत्यक्ष यानी कि सामने उदाहरण रहेंगे, उससे फिर प्रमाणित नियम बनाए जाएंगे ना। ये आगमन विधि का है, न कि निगमन विधि का। विकल्प 1 सही उत्तर है प्रश्न संख्या
12वें में चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें की ओर। गणित शिक्षण की कौन सी विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है? एक और अच्छा प्रश्न। गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जो प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है मित्रों? प्राइमरी स्टेज 1 से 5 के लिए उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? आगमन विधि आपको पता है मनोवैज्ञानिक विधि है। सर्वप्रथम उदाहरण, तो बालक उदाहरण बिल्कुल सही सीखते हैं, उसके बाद वो नियम सीखते हैं, है ना, नियम व्याकरण कक्षा 6 से। तो मित्रों कक्षा 5 तक तो भाषा डेवलप होती है बालकों की, ठीक है। आगमन विधि में सही है, उदाहरण से नियम चलते हैं, सरल से कठिन, है ना, ये सब चलते तो सही है, ये विधि प्राथमिक के लिए है। खेल खेल में तो बालक सीखता है, तो ये भी सही है, खेल मनोरंजन, है ना। यानी कि ये दोनों विधियां तो प्राथमिक स्तर के लिए बेटर है मित्रों, लेकिन व्याख्यान विधि है ये प्राथमिक स्तर के लिए नहीं है ना, ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है मित्रों। इसमें क्या करता है व्याख्यान विधि? शिक्षक केंद्रित विधि, शिक्षक केंद्रित विधि है व्याख्यान विधि, ठीक है। और शिक्षक केंद्रित विधि प्राथमिक स्तर में नहीं काम आती है, प्राथमिक स्तर में तो बालक केंद्रित ही काम आती है, ठीक है, बाल केंद्रित, क्योंकि बालक करके सीखेगा। शिक्षक केंद्रित विधि है मित्रों, इसमें जो श्रव्य दृश्य जो शिक्षण सामग्री है ना उसकी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, तो सबसे सस्ती विधि भी कहा जाता है। इसमें तो क्या है कि शिक्षक केवल व्याख्यान देगा, बालक निष्क्रिय श्रोता बनकर सुनेगा। तो प्राथमिक स्तर के लिए निष्क्रिय श्रोता बनकर सुनेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ये उनके लिए काम की नहीं है मित्रों। विकल्प 4 सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 13वें में चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें की ओर। प्रश्न संख्या 14 देखिए, एक शिक्षार्थी को गणित की संख्याओं व संक्रियाओं से संबंधित समस्या हो रही है, इसे क्या कहा जाता है? एक शिक्षार्थी है, उसको गणित की संख्याओं और संक्रिया बाकायदा दे रखा है कि गणित की संख्या और संक्रिया संबंधित समस्या हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे मित्रों? डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया तो पठन वैफल्य होता है, पठन वैफल्य नाम आ गया, पठन विफलता ना, तो बिल्कुल सीटेड में से प्रश्न आते हैं, रीट में भी आते हैं, यूपीटेड में। पठन वैफल्य यानी पढ़ना सही तरीके से पढ़ना नहीं, है ना, मात्रा गलत पढ़ना, किसी शब्द को छोड़ छोड़ कर पढ़ना, ये शब्द होते हैं डिस्लेक्सिया की। डिस्ग्राफिया में लेखन होता है, सही तरीके से पढ़ना नहीं, सॉरी लिखना नहीं, डिस्ग्राफिया लेखन से शुद्ध तरीके से शुद्ध शब्दों को मतलब लिखना नहीं ना, अशुद्ध तरीके से लिखना, है ना, जो लिखा हुआ है उस पर सिरोरे नहीं खींचना, ये सारे इसके दोष है ना। इनमें से कोई नहीं होगा। विकल्प 1, 2, 4 हट गया मित्रों, विकल्प 3 सही उत्तर होगा। डिस्कैलकुलिया यानी कि गणित संबंधित जो समस्याएं होती है मित्रों, गणितीय संबंधित जो समस्याएं हैं, ये गणित की तो है संख्याओं और संक्रियाओं के ना, तो ये डिस्कैलकुलिया में होती है मित्रों, इसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। विकल्प 3 सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 में चलते हैं मित्रों, आज के अंतिम प्रश्न संख्या 15 पे। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पहले, गणित शिक्षण के दौरान, गणित शिक्षण चल रहा है, बालकों क्या हो रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना। कोई पाठ पढ़ाने से पहले ही एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? संबंधित पाठ के उद्देश्य, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, इनमें से कोई नहीं। गणित शिक्षण के दौरान, तो दौरान मतलब यहाँ पे कक्षा नहीं चल रही, यहाँ ऐसा नहीं आया कि गणित शिक्षण कक्षा के दौरान। शिक्षण के दौरान मतलब गणित शिक्षण में बालकों को कोई पाठ पढ़ाना है उससे पहले ही, यहाँ दे रखा पहले, एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? उद्देश्य का। पाठ के उद्देश्य क्या होंगे, योजना क्या होगी, ये पूर्व में आ जाएगी, ठीक है। पाठ की शिक्षण विधियाँ ये कक्षा के दौरान यानी कि बीच में, कक्षा के दौरान, बीच में, मध्य में होता है मित्रों। और संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, तो प्रश्न बैंक तो आते हैं मित्रों अंत में दे रखे होते हैं प्रश्न, ठीक है। ये पूर्व में, ये मध्य में, ये अंत में होगा, इनमें से कोई नहीं, छोड़ दो मित्रों, विकल्प 1 सही हो जाता है। तो दोस्तों विकल्प 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 15 में। तो मित्रों ये थे आज मैथ्स टीचिंग मेथड्स, मैथ्स पेडागोजी के रीड सीटेट यूपीटेट ऑल टेट एग्ज़ाम के 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे भी और भी दूसरे जो भाई है, मित्रगण हैं, उनकी भी सहायता हो सके, है ना। और कमेंट बॉक्स में जो मैंने प्रश्न बताया था कि मॉरिसन के 5 सोपान कौन कौन से बताए उन्होंने इकाई विधि के, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसके अलावा 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपका स्कोर भी ज़रूर कमेंट करना। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल पर नए हैं, वो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है मित्रों। धन्यवाद।